हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम 22 दिसंबर के पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, 22 दिसंबर पेपर 2। ठीक है, और इसमें भी हम बात करेंगे सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडेगॉगी की। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट अदर मैथ्स और ईवीएस के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन रीजन कह रहा है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर बचपन में कोई प्रॉब्लम होती है उसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी का ये रीजन है कि मानव अपने पूरे जीवन काल में नई चीज़ें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? तो लचीले समूहों का गठन है, विभेदित अनुदेशन भी है, पाठ्यचर्चा में यथोचित समायोजन भी है, जो योग्यता आधारित सामूहिकरण है ये समावेशन के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली इसकी हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कथन है, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन है, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। कथन बिल्कुल सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा। देखिए, आप सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट है। बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, ये भी गलत है। कठोर नियमानुसार तो बिल्कुल ही गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। ठीक है, इसमें हम कक्षा प्रबंधन कौशल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। ये अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है। 6 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है। 7 की बात कर लेते हैं। 7th में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? एक ही काम को अनेक बार दोहराने की जो व्याकुलता है ये किसी मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं होती है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? इसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इसको हम बोलते हैं खोजी विधियाँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? खोजी विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेव वायोगस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र की वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? हेल्पिंग कहते हैं एक तरह से। बेसिकली इसको हम पार्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मूर्ति कक्षा 4 की विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर है। ठीक है, उसका बेसिकली स्तर जो है कक्षा 1 के विद्यार्थी जैसा है। पढ़ने के क्रम में बात हो रही है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? देखो, बात करें यहाँ पे तो जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम है सब उसके पढ़ने से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा, पठन वैकल्य है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, या आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये ऐसे वाक्य जो है वो विकास की चक्रीय बढ़ोतरी, मतलब एक साइक्लिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है में प्रस्तावित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। जो NEP 2020 है वो रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और आपसे गलत कथन पूछा है, इसीलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है क्या होनी चाहिए? इसकी समझने की जो प्रथम इकाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए समुदाय। ठीक है, 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक विकास के लिए बेसिकली जो होता है वो बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये बेस्ट सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? तो ये कथन जेन पियाजे का था कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा। ठीक है, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित क्या क्या है? तो छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, पर्यावरण और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाया जाता है, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण होता है, कठोर कक्षा प्रबंधन इसका करना सही नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहाँ बेसिकली इसमें होता क्या है कि बच्चे अपने माता पिता के डर से सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, कि माता पिता एक्चुअली डर नहीं होता है कि माता पिता की इज्जत खराब हो जाएगी, मतलब ऐसे फीलिंग वाले। ठीक है, तो इसमें बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उसकी सहायता करना चाहता है। ठीक है ना, तो स्वर्णिम नियम में ये कहा गया है कि अगर पेरेंट के अकॉर्डिंग बच्चा काम कर रहा है, उनको खुश रखने के लिए कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें तो 18 में कहा गया है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो सामाजिक अंतर्क्रिया करती है, सांस्कृतिक उपकरण करते हैं, भाषा भी करती है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1, 2 और 3 होगा, जो ऑप्शन 1 में गिवन है। राइट ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। ठीक है, एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करना चाहिए? बेसिकली अगर ऐसे क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो होगा उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा कि हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अनुकरण करने के लिए तो भी बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, और ज्यों का त्यों अपने ऊपर भी हम लागू नहीं कर सकते। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्शन 3 हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? देखो, आर्थिक और क्षेत्रीय तो बिल्कुल नहीं होगा, भाषाई विभिन्नता भी होनी चाहिए, लेकिन हर एक क्लास का एक भाषा होता है। जैसे मान लो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी समाज से आ सकते हैं, किसी भी संस्कृति का पालन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को हमें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर किसके प्रभाव को दर्शाता है? पास पड़ोस बिल्कुल नहीं होगा। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आती हैं। सहपाठियाँ भी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें होगा मीडिया, मतलब मीडिया का जो इफेक्ट है, ठीक है, बच्चों के समाजीकरण पर कितना पड़ रहा है उसको दर्शाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है,
सो अगर हम प्रगतिशील शिक्षण की बात करें, ठीक है, सो इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना होता है और विभिन्न विधियों से मूल्यांकन और आकलन शामिल होता है। ठीक है, जब भी प्रगतिशील शिक्षण की बात करते हैं तो हम प्रयोग एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, सो 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 की। ठीक है, 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 23 की। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? ठीक है, तो एक ऐसी सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में हमें सिर्फ पाठ पुस्तक प्रत्यास्मरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि रटने वाला काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूछताछ की अनुमति नहीं दे ये भी ना हो, पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो ये भी गलत है। सो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा ऑप्शन 4, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? तो औपचारिक संक्रियात्मक का मतलब हो गया मतलब कॉम्प्लेक्स वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिनका जो पढ़ने में मेधावी हों, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये तो नॉर्मल कोई भी बच्चा हल कर सकता है, अगर समझ में आ रहा है उसे तो ये भी कोई भी बच्चा हल कर सकता है। सो बचता क्या है, दो ऑप्शंस बचते हैं। एक तो रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? सो ये थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है। और फोर्थ भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी का क्या संबंध है? बट अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे जटिल समस्या क्या है? तो ऑप्शन 2 जो है वो सबसे जटिल समस्या है, इसको सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो 24 का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 2 होना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? सो देखो, जी वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये किसी और की थ्योरी है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो बेसिकली बताती है कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी बुद्धि एक जैसी होगी, वो मानवीय क्षमताओं पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सो 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। 26 की बात कर लेते हैं। 26 में कह रहे हैं बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब पढ़ाई में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये तभी हो सकता है जब उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रियाशीलता में तीव्रता लाता है। ठीक है, सो 26 का राइट ऑप्शन 4 होगा। 27 की बात कर लेते हैं। 27 में कह रहे हैं कौन सा सामयिक अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? सो डर नहीं करेगा, शर्म भी नहीं करेगा और निराशा भी नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो जिज्ञासा, आपका कौतूहल आपको अर्थपूर्ण सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। तो 8 कह रहा है लेखक ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और उसमें अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? सो ये खोज शिक्षण है कि हम डिफरेंट शहरों को मानचित्र पे ढूंढें। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे खोज शिक्षण। 29 की बात कर लेते हैं। पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? सो पियाजे जीन की अगर बात करें तो सबसे पहले संवेदी, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सो ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? सो वो उनकी बेसिक थिंकिंग पे कर सकते हैं, उसकी मौलिक सोच के आधार पे कर सकती है। सो 30th का जो लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।